हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केबीएस पीएचडी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन। और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 10, जिसमें क्वेश्चन नंबर 171 से 180 सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 171 है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ब्लॉक ए और बी हैव मास 2m एंड m, यानी कि ब्लॉक ए का मास है 2m और इसका मास है m। ब्लॉक ए लाइज ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू गिवन है। The string connected to AB is massless and inextensible. The pulley 2 is massless and frictionless. An external force F is applied on A. तो हम पहले A पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F उसकी डायरेक्शन गिवन है, एंड सिस्टम इज मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिस्टम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है सेकंड केस में, यहाँ से सेकंड केस स्टार्ट हो जाता है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ F, कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं और फ्रिक्शन, अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो F/2, यानी कि सेकंड केस में फोर्स इस तरफ लग रही है और वो फोर्स है F/2। तो ऐसे में जो सिस्टम है वो एक्सीलरेट कर रहा है विद ब्लॉक B मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन A। तो ऐसे में सेकंड केस में ये जो ब्लॉक है B वो नीचे आ रहा है A एक्सीलरेशन के साथ। तो द स्ट्रिंग रिमेन टॉट A इज, तो हमें ये एक्सीलरेशन जो है उसको फाइंड करना है। अब अगर हम केस 1 की बात करें तो देखो, हम ब्लॉक ए को फ्री डायग्राम बनाऊं मैं, तो इसमें फोर्स F हम इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप इसको इस तरफ अप्लाई करेंगे फोर्स को, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आ जाएगी। तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ T से। और देखो ये जो सरफेस है यहाँ पर, इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो भी इस तरफ होगी जिस तरफ टेंशन लग रही है F। और F का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा W, जो कि mg के इक्वल होगा। हालांकि यहाँ पर 2m होगा तो 2mg आ जाएगा। तो इसकी जो फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स, वो ऊपर की तरफ होगी। तो जो फोर्स होती है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल रिएक्शन, तो F इक्वल टू होता है म्यू इंटू में R। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। देखो, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें नेट फोर्स 0 होगी। इसका मतलब ये होगी जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है F, वो इक्वल होगी जितनी भी फोर्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो F बराबर होना चाहिए किसके, T प्लस F के। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। केस 1 में बोला गया है कि हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं और सिस्टम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो मैंने क्या करा, इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगा ना अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो वो तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट ए पर नेट फोर्स 0 हो रही है। तो मैंने क्या करा, F को इक्वल रख दिया T प्लस F के। अब देखो, फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो म्यू आर के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो F आएगा दैट विल बी इक्वल टू टेंशन, टेंशन कितनी, T प्लस म्यू इंटू आर। और देखो, अगर मैं ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट नीचे की तरफ है जो कि mg है, और इसमें ऊपर की तरफ टेंशन लग रही हो T। तो T बराबर किसका होगा, mg के, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं फर्स्ट केस में। तो अब हम टेंशन को रिप्लेस कर सकते हैं mg से। जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास कितना है, m। सो वी कैन राइट नाउ F विल बी इक्वल टू टेंशन इक्वल हो गया mg प्लस म्यू। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हम किसके ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है तो वो इक्वल होगी 2mg के। तो यहाँ पर आ जाएगा 2mg। देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा म्यू आर के इक्वल होता है, और जो आर होता है वो होता है जो भी मास है इनटू में g। जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट के इक्वल होगी। अब यहाँ से हम mg कॉमन ले सकते हैं, so mg को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस और 2 इंटू में म्यू। तो हमें ये पता चल गया जो F है वो किसके इक्वल है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं F/2। तो मैं ऑब्जेक्ट ए का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है इस तरफ, कितनी लग रही है, वो है F/2। ठीक है, इसका मतलब ये होगी जो ऑब्जेक्ट ए है वो अब इस तरफ मूव करेगा, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो हमेशा मोशन का अपोज करती है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अब टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा, इसी से मास बी भी तो कनेक्टेड है, तो मास बी का तो वेट तो नीचे रहेगा, W इक्वल टू mg।
ठीक है, और टेंशन इसमें रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये टेंशन इस तरफ है तो इस वाले वायर में टेंशन रहेगी इस तरफ टुवर्ड्स राइट साइड। तो अब क्योंकि सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, बोला ना एक्सीलरेट कर रहा है विद ब्लॉक बी पूरा सिस्टम। तो अब जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर तो हमने नेट फोर्स 0 थी इसलिए मैंने F = T + F पुट कर लिया था। अब जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स वो किसके इक्वल होगी? और देखो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, मैं नेट फोर्स को मैं किसके इक्वल लिखूंगा? मास टाइम्स जो भी उसका एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स आप ये देख लीजिए कि कौन सी फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है। जैसे F/2 और T ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, और ये जो स्मॉल f है ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? F/2 प्लस टेंशन, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैं ब्लॉक ए के लिए कर रहा हूँ, माइनस फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो नेट फोर्स मतलब मैंने क्या बताया था आपको? मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हम मास कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट ए का। ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वो कितना है? 2m। तो नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना? 2m इंटू एक्सीलरेशन a प्लस F/2 प्लस टेंशन T माइनस, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उतना ही रहेगा जितना पहले था। F = μr होता है। तो यहाँ पर हम मास किसका लेंगे? 2m का लेंगे मास। तो मैं फ्रिक्शन फोर्स को अब लिख सकता हूँ कितना? 2 इंटू में m इंटू में g। ठीक है, और ये हो गया म्यू के मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था F = μr, r की वैल्यू mg, मास कितना है? 2m इंटू g। तो यहाँ पर म्यू की मल्टीप्लाई करा तो 2mg इंटू म्यू, ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। अब हम टेंशन फाइंड करेंगे यहाँ से। अब अगर यही इक्वेशन हम ऑब्जेक्ट बी के लिए अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट बी पर कितनी होगी? क्योंकि नीचे जा रहा है इसका मतलब mg ज्यादा होगा। तो इस बार मैं mg में से माइनस करूंगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो mg - t इस पर नेट फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स। और नेट फोर्स हमेशा किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है बी का? m इंटू एक्सीलरेशन a = mg माइनस टेंशन t। तो मास इसका कैपिटल M है तो इसको आप कैपिटल M में लिख लीजिए। तो यहाँ से मैं टेंशन T की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखो 2, हमें एक्सीलरेशन A फाइंड करना है, 2m इंटू a। F की वैल्यू तो हमें पता है mg 1 + 2 म्यू है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 1/2, F की वैल्यू mg और 1 + 2 इंटू में म्यू, फिर प्लस टी। टेंशन की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो टेंशन को मैं लिख सकता हूँ T = हो जाएगा, इसको ले जाओ mg माइनस m है। तो प्लस टेंशन की जगह में लिखेंगे mg माइनस m है। ठीक है, और माइनस के 2 म्यू mg। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन को हम एक्सेलरेशन a के लिए फाइंड करेंगे। मतलब ये जो ma है इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये 3ma हो जाएगा। तो क्योंकि हमें a एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, यानी कि ma माइनस है तो इधर आकर के वो प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये 3ma हो गया, 1/2 mg 1 + 2 म्यू प्लस mg एज इट इज और माइनस के 2 म्यू mg। अब देखो m तो हर तरफ आ रहा है तो m को कैंसिल कर देते हैं। तो m जहां पर भी है उसको हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो 3 टाइम्स एक्सेलरेशन a इक्वल होगा 1/2 g। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों में g आ रहा है, तो g कॉमन लेंगे। तो पहले g कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद 1/2 लिखेंगे। तो अब देखो ये हो गया 3 टाइम्स a, g = 1 + 2 इंटू में म्यू प्लस, अब 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2 2 4 इंटू में म्यू। सो वी कैन राइट इट एज 3 टाइम्स एक्सेलरेशन g, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 + 2 मतलब 3 माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 इंटू में म्यू अपॉन में 2 आ जाएगा। 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 6। तो g by 6 इक्वल टू g/6 3 - 2 इंटू में म्यू। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 4, 3 - 2 म्यू इक्वल टू g/6। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म स्पीड थी तो हमने नेट फोर्स इक्वल टू
जो भी नेट फोर्स है इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, या फिर जितनी राइट हैंड साइड में फोर्स लग रही है उसको इक्वल कर दो जितनी लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लग रही हो। तो फर्स्ट केस में टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में थी, सो इट विल बी बैलेंस्ड बाय द जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम एक्सटर्नल फोर्स। तो F इक्वल टू हो जाए T प्लस म्यू, और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको आप म्यू इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली। फिर केस 2 में क्योंकि सिस्टम ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो अब हम नेट फोर्स को देखेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड के जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से लोअर फोर्स माइनस करके वो नेट फोर्स होगी, और उसको बराबर रख देंगे जो भी मास होगा इंटू में एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर F/2 और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में थी, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा था तो उसको माइनस कर दिया। तो 2m इक्वल टू यहाँ से हमने टेंशन के लिए टेंशन फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट बी में इक्वेशन लगाई जो कि होगी F इक्वल टू mg माइनस टी, क्योंकि mg नीचे और टेंशन अपवर्ड। तो फोर्स बराबर नेट फोर्स बराबर किसके होगा, m में के। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने m में इस्तेमाल नहीं किया केस 1 में, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 होगा, इसलिए हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो भी लेफ्ट हैंड साइड की फोर्स है उसको राइट हैंड साइड की फोर्स के इक्वल पुट कर देंगे। जबकि केस 2 में हम हमेशा नेट फोर्स को m के बराबर रख रहे हैं, या जो भी मास है उसकी एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड करी mg माइनस m में। तो यहाँ पर टेंशन और जो फ्रिक्शन फोर्स की है वैल्यू उसको पुट किया और उसको सोल्व करके एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करी है। क्वेश्चन नंबर 172, अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट t इक्वल टू 0, जिस पर फोर्स लग रही है जो कि वेरी करी टाइम के साथ, और जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो हमें गिवन है p इक्वल टू c t की पावर n+1। तो पूछा गया कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ना ये भी होना चाहिए था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर की किस पर डिपेंड कर रहा है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है F डॉट V, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है पावर के, बट यहाँ पर एंगल की कोई दिक्कत नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैसे बात हो रही है। अब पावर इक्वल टू कितना है, C T की पावर n+1। हमें ये फाइंड करना है कि फोर्स किस तरह से टाइम की पावर पर डिपेंड कर रही होगी। तो पावर इक्वल टू सी टी की पावर n+1 फोर्स इनटू में वेलोसिटी v। देखो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि v किस तरह से t पर डिपेंड करेगा, तो तब तक हम फोर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहले मोटिव होगा कि हम ये फाइंड करें कि वेलोसिटी या स्पीड किस तरह से टाइम पर डिपेंड कर रही होगी। तो देखो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, और मास इनटू एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो c t की पावर n+1 इक्वल टू फोर्स मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसको हम लिख रहे हैं dv/dt इनटू में v। अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एक तरह से। तो जो टाइम वाला टर्म है उसको इस तरफ ले जाते हैं, हम लिख सकते हैं इसको c t की पावर n+1 dt इक्वल टू m इंटू में v dv। तो अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ताकि हमें ये पता लग जाए कि स्पीड किस तरह से टाइम पर डिपेंड कर रही है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ इंटीग्रेशन का। जैसे अगर मान लीजिए t की पावर n है और आप tt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है t की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो इसको देखो c तो कांस्टेंट, इसको निकालते हैं बाहर, ये हो गया t की पावर n+1 इंटू में dt, और यहाँ पर m को बाहर निकालो v इंटू में dv। तो c जैसे यहाँ पर t की पावर n है तो एक पावर एक्सटेंड हो जाती है, एक पावर इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर तो n+1 ऑलरेडी है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा n+1+1, ऐसे ही नीचे आ जाएगा n+1 में +1 हम ऐड कर देंगे। ये जनरल फॉर्मूला होता है इनटू में m। यहाँ पर जैसे v dv है, तो अगर मान लीजिए v dv तो पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा v 1+1 मतलब 2 अपॉन में 1+1 मतलब 2, तो ये v²/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। पहले मैं इसको लिख सकता हूँ c t की पावर, टोटल पावर कितनी हो जाएगी n+2, और यहाँ पर भी n+2 इक्वल टू m v²/2। क्योंकि हमें v फाइंड करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स c t की पावर n+2 अपॉन में m को यहाँ लिया है m n+2। हमें ये फाइंड करना है कि फोर्स किस तरह से टाइम की पावर पर डिपेंड कर रही है। तो ये v का स्क्वायर आ गया, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ v इक्वल टू 2 c t की पावर n+2
अपॉन में m इंटू में n+2। अब क्योंकि स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, तो मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर आ जाएगी 1/2। 1/2 को आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं, तो मैंने अंडर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो v इक्वल टू आ गया 2ct की पावर n+2 अपॉन में m n+2 की पावर 1/2। अब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि v टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो मैं इजिली फाइंड कर पाऊंगा कि फोर्स किस तरह से डिपेंड करेगा टाइम की पावर पर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो एफ वी इक्वल किसके है, सी टी की पावर n+1 के। हमें मेनली ध्यान देना है टाइम की पावर पर। तो ये जो 2c अपॉन n+2 है, मैं इसको कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ। तो 2c m n+2 को मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट के, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस टाइम की पावर से मतलब है। तो 2c m अपॉन n+2 की पावर 1/2 को मैंने कांस्टेंट के मान लिया है, और t की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, n+2 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब फोर्स इक्वल टू हो जाएगा c t की पावर n+1 अपॉन में स्पीड v। अब v की वैल्यू हम ये पुट करेंगे जो हमने फाइंड करी है। तो देखो f इक्वल टू आएगा f इक्वल टू c t की पावर n+1 अपॉन में ये v की वैल्यू कितनी है, k इंटू में t की पावर n+2 अपॉन में 2। तो c अपॉन के तो कोई कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस पूरे को हम ऊपर ले जाएंगे तो n+2 अपॉन 2 पावर तो है, ये माइनस में हो जाएगी, तो n+1 माइनस n+2 अपॉन में 2 आएगा ये। तो f इक्वल टू c अपॉन में k t की पावर अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2 इंटू n+2, तो 2n+2, फिर ये माइनस n और माइनस के 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा f इक्वल टू c अपॉन k t की पावर 2n में से n माइनस करो तो n बचेगा, 2 में से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, और 2n माइनस n मतलब n अपॉन में 2। तो मैं ये कह सकता हूँ जो फोर्स है वो टाइम की पावर n अपॉन 2 पर डिपेंड करेगी। जो फोर्स है वो टाइम की पावर n अपॉन 2 पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 173, a ball of mass 400 ग्राम is at rest. The ball start moving under the action of external force, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 2t²। तो हमें पता करना है कि वर्क डन कितना होगा जब टाइम की वैल्यू t इक्वल टू 3 की पावर 1/3 सेकेंड। जनरली जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, या अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूँ तो ये होता है F.ds। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। हालांकि यहाँ पर क्योंकि एंगल की बात नहीं हो रही तो हम इसको 0 मान लेंगे दोनों के बीच का एंगल, तो ये हो जाए F इंटू में ds। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, या फिर मास इंटू में एक्सेलरेशन को हम dv अपॉन dt भी तो लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। अब अगर हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया होता तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर फोर्स टाइम के टर्म में दिया है, तो या तो हमें ds को t के टर्म में चेंज करें या हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चेंज करें, तो ये हमें करना होगा। अब देखो क्योंकि F इक्वल टू m dv अपॉन dt है और जो फोर्स हमें गिवन है वो है 2t², तो मैं यहाँ पर फोर्स इक्वल टू कितना है 2t², तो यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि v टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा होगा। तो इसको जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग इंटीग्रेट करा था, तो मैं इसको लिख रहा हूँ m dv इक्वल टू 2t का स्क्वायर इंटू में dt, या फिर m इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट जब आप करेंगे हो जाएगा dv इक्वल टू 2t का स्क्वायर dt। तो यहाँ पर तो आ जाएगा mv और ये हो जाएगा 2t की क्यूब अपॉन में 3, क्योंकि t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो t की क्यूब अपॉन में 3, या फिर यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, v की वैल्यू आ जाएगी 2 t की क्यूब अपॉन में 3 इंटू में m। v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। दूसरा हमें ये भी तो पता है कि जो v इक्वल टू होता है वो होता है ds अपॉन में dt, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ds को मैं लिख सकता हूँ v इंटू में dt। अब देखो हमें ds की वैल्यू पता चल गई v dt, और हमें ये भी पता है कि v टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है dw इक्वल टू F.ds, मैं इसी का यूज करूंगा। हम इसको लिख सकते हैं dw इक्वल टू फोर्स कितना है 2t का स्क्वायर इंटू में
ds की वैल्यू में पता है v dt है, v इंटू में dt। तो देखो हमें ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v को भी तो हमें टाइम के टर्म में लिखना होगा, 2t² तो है टाइम, मतलब फोर्स तो है टाइम के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, v को टाइम के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर। अब देखो स्पीड हमने कितना फाइंड करे थे, 2t की क्यूब अपॉन 3m, 2t की क्यूब अपॉन में 3m। ये हमने स्पीड की वैल्यू रख ली टाइम के टर्म में। तो हम लिख सकते हैं dw विल बी इक्वल टू 2 2 4 अपॉन में 3m। ये तो कांस्टेंट हो गया, ये होगा t की पावर टोटल 2 3 5 इंटू में dt। अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा dw इक्वल टू 4 अपॉन में 3m t की पावर 5 dt। अब हमें इनिशियल वर्क डन में मान लेता हूँ 0 है और फाइनल w वर्क डन वो होगा इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम लेट t जो कि हमें गिवन है, t इक्वल टू गिवन है 3 की पावर 1/3। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमें मिलेगा इधर वर्क डन इक्वल टू 4 अपॉन में 3 इंटू में मास तो हमें पता है कि t की पावर 5 का इंटीग्रेशन मैंने जैसे आपको बताया था एक पावर इंक्रीज हो जाती है, तो ये हो जाएगा t की पावर 6 अपॉन में नीचे भी उतनी आ जाएगा जितना पावर हो गई, यानी कि t की पावर 6 अपॉन में 6। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं, w इक्वल टू 4 अपॉन में 3। देखो मास है 400 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में मैं लिखूंगा तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और t की पावर 6 है तो 3 1/3, ये तो होगी t की वैल्यू, और इसकी पावर कितनी 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 4 अपॉन में 3 इंटू में 4। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -1 बचेगा यहाँ से, और ये 6 और 3 की पावर 1/3 की पावर 6, तो इसका मतलब ये हो गया 6/3। ठीक है, 3 की पावर 6/3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर। तो w इक्वल टू हो गया 4 इंटू में 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में 4 इंटू 6, और ये 10 की पावर -1 को मैं ऊपर लिख देता हूँ 10। देखो इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो वर्क डन इक्वल टू आ गया 10/2 मतलब 5 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 5 जूल। क्वेश्चन नंबर 174, थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m जिसकी लेंथ है 12। तो पहले एक रोड ले लेते हैं जिसकी लेंथ है 12। लेट ये रोड है, इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है टोटल 2 इंटू में L, और इसका मास कितना है m। 2 स्मॉल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ द रोड। अब यहाँ पर इसके एंड पर 2 स्फीयर हैं, और जो स्फीयर है इनका रेडियस है r और मास है m, और r की वैल्यू L से काफी छोटी है, तो इसके एंड पर हमने इसको अटैच कर दिया। The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the length of road at a distance of L/2 from one end। तो मान लेता हूँ मैं ये वन एंड इसका चूज कर रहा हूँ, अब यहाँ से L/2 में इस तरफ जा रहा हूँ L/2, तो L/2 मान लो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से कोई एक्सिस जा रही है, तो मैं मान लेता हूँ कोई PQ एक्सिस है, तो इस PQ एक्सिस के अबाउट हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा। तो पहले मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, वो होता है 2/5m इंटू में r का स्क्वायर। और अगर कोई रोड है, उस रोड की जो सेंटर एक्सिस होगी, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कि उसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है उसके सरफेस पर, तो रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रहेगा ml² अपॉन में 12, ml² अपॉन 12, L उसकी टोटल लेंथ होगी। ठीक है, तो एक तो मैं इन दोनों कंसेप्ट का यूज करूंगा, दूसरा एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, वो क्या होती है वो समझा देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सरफेस है मान लीजिए, और इसकी एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, लेट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। और अगर आप एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं जो कि इस वाले एक्सिस के पैरेलल है और लेट इससे किसी डी सेपरेशन पर है,
तो मैं मान लिया इसको ये पी क्यू, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई पी क्यू अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या होता है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है जो कि सेंटर ऑफ मास से, एक ऐसी एक्सिस है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इससे डी सेपरेशन पे है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट पी क्यू के अबाउट वो इक्वल होगा आई क्या है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर से पास हो रही है, प्लस इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास इनटू में जो दोनों पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर एम डी स्क्वायर। तो ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं इसको अप्लाई करूंगा यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे अगर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का जो कि सेंटर से जा रही है और इसके पैरेलल में कोई दूसरी एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में जो उनके बीच का, जो दोनों पैरेलल एक्सिस है उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं, अभी आप स्फीयर को भूल जाओ, सोच लो कि आपके पास ये रोड है, ठीक है, और इस रोड की लेंथ कितनी है 12, और इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि इसके सेंटर से जा रही होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल फॉर्मूला कितना होता है ml स्क्वायर अपॉन 12। तो जो रोड का यहाँ पर फॉर्मूला होगा जो कि सेंटर से जा रही होगी वो रहेगा m l स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लेंथ कितनी है 12 है तो उसका स्क्वायर अपॉन में 12। ठीक है, तो m इंटू में 2l स्क्वायर अपॉन 12 तो हो गया इस एक्सिस का जो कि सेंटर से जा रही होगी रोड के लिए। लेकिन हमें पी क्यू के अबाउट फाइंड करना है, तो जो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई पी क्यू, मैं टोटल बता देता हूँ। तो रोड के लिए पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ, रोड के लिए आई पी क्यू वो इक्वल किसका होगा, ये एक्सिस थ्योरम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई प्लस आई मतलब जो मैंने अभी लोड का फाइंड करा था सेंटर एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से जा रही है, ये मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट ओ है, तो आई ओ प्लस इस रोड का टोटल मास इनटू में इन दोनों के बीच का सेपरेशन। अभी सेपरेशन कितना होगा तो देखो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी होगी l, ये l/2 है, तो ये सेपरेशन कितना हो गया l अपॉन में 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m इंटू में l अपॉन 2 और उसका स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने जो दोनों के बीच का सेपरेशन है उसका स्क्वायर लिया है, तो दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना हो गया l/2। अब आई नोट की वैल्यू तो हमें पता है वो कितनी m इंटू में ट्वाइस l का स्क्वायर अपॉन में 12 प्लस m इंटू में l स्क्वायर अपॉन 4 में लिख रहा हूँ इसको अभी। तो हमें ये पता चल गया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोड का इस पी क्यू के अबाउट वो इतना होगा, लेकिन स्फीयर भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम उसको भी फाइंड करेंगे। तो रोड का हमें पता चल गया। अब हम दोनों स्फीयर के लिए फाइंड करेंगे। अब देखो अगर ये फर्स्ट स्फीयर है लेट और ये सेकंड स्फीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट स्फीयर का निकालूं अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पी क्यू के अबाउट, ये अभी हमने किसका निकाला पूरा रोड का, तो हम किसका निकाल रहे हैं स्फीयर का, फर्स्ट स्फीयर का। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर बाद में हम सबका ऐड कर देंगे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फॉर द स्फीयर आई पी क्यू, अब देखो हमें ये तो पता होगा कि ये जो स्फीयर है उसकी सेंटर से जो लाइन पास होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मास में लूंगा किसका स्फीयर का, तो m इंटू में इन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन, और वो कितना होगा l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा फर्स्ट स्फीयर का अबाउट एक्सिस पी क्यू। अब सेकंड जो स्फीयर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो एक्सिस तो अभी भी हमारी यही रहेगी पी क्यू। तो देखो आई पी क्यू फॉर द सेकंड स्फीयर, एक तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर प्लस अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये एक एक्सिस हो गई और ये एक एक्सिस हो गई, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो देखो अब ये टोटल सेपरेशन था 2l और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है l अपॉन में 2, l अपॉन में 2। तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन मैं एक बार यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। देखो टोटल जो रोड है उसकी लेंथ है 2l, यहाँ से ये जो पी क्यू है हमने इसमें पूछा था ना कि किसी एक एंड से l/2 दूरी पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया l अपॉन में 2। तो हमें तो ये सेपरेशन चाहिए, तो 2l में से आप l/2 माइनस कर दीजिए, 2l माइनस l/2। तो ये कितना आ जाएगा 2 to the 4 यानी कि 4 - 1 3
L अपॉन में 2। तो सेकेंड स्फीयर से जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी 3L अपॉन 2 होगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, 2/5 mr² प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू दोनों एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है? 3L अपॉन 2, तो 3L अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखो, हमने रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट फाइंड करा, हमने फर्स्ट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट फाइंड किया और सेकंड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने PQ के अबाउट फाइंड कर लिया है। तो एक इक्वेशन होगी ये, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, क्योंकि हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का। तो जितने भी तीनों इक्वेशन बनी है तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट केस कितना है? m, ये 2 2 4 होगा, तो m इंटू में 4L² अपॉन में 12 प्लस mL² अपॉन में 4 प्लस, अब ये 2/5 mr² प्लस m इंटू में L² अपॉन में 4। फिर अब इस वाले इक्वेशन को ऐड कर दो, 2/5 mr² 2/5 mr² प्लस m इंटू में 3 3 जा 9 और L² अपॉन में 4। तो देखो जो r वाले उनको तो मैं एक साथ ऐड कर देंगे, r इसमें आ रहा है और r इसमें आ रहा है, तो 2 इंटू 2 हो जाए, 2 r आ रहा है ना, 2/5 तो हो जाए 4/5। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ i टोटल। तो देखो r के टर्म में 2/5 तो ये तो हो जाएगा 4 अपॉन में 5 mr²। और जब आप लेंथ जिसमें mL² आ रहा है उस टर्म को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 37 अपॉन में 12, वो आप एलसीएम लेकर के कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 3, 4/5 mr² प्लस 37 अपॉन 12 mL²। तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हमने ऐड करना होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने तीनों में ही लगाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 175, हमारे पास दो स्फीयर है ए और बी जिसका रेडियस है 2r और 3r। अगर शुरू में हर एक पर जो चार्ज है वह 73 4πε0r, तो हमें बताना द टू आर कनेक्टेड टू वन अनदर वाया बैटरी एज ऑन इन फिगर इन इक्विलिब्रियम। हमें बताना है कि Qa/Qb की वैल्यू कितनी होगी इक्विलिब्रियम में। Qa/Qb का रेशियो फाइंड करना है। देखो पहले मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ ऑप्शन को देख करके कौन सा आंसर ठीक होगा। जैसे टोटल चार्ज कितना होगा 73 4πε0r, ये मतलब हर एक पे चार्ज है, आप इसको डबल भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ऑप्शन में उस ऑप्शन पे चूज करो जिसमें ऐड करके, मतलब ये चार्ज का रेशियो तो है तो चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो जिनको ऐड करके 73 आ रहा है उस ऑप्शन को चूज कर लो। जैसे अगर मैं 34 में 39 को ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा 9 4 13 और ये 73। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, या तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों चार्ज को ऐड करने पर 73 आना चाहिए। अब 34 ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? देखो पहला जो स्फीयर है उसका रेडियस है 2r और दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस है 3r। तो क्योंकि पहला जो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है 4πε0r। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। तो जैसे ये स्फीयर छोटा है और ये स्फीयर बड़ा है, बी स्फीयर बड़ा है और ये स्फीयर छोटा है 2r, तो इसकी कैपेसिटी भी तो कम होगी, तो ये कम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। तो जैसे रेशियो 34/39 होगा 39/34 होगा, तो क्योंकि हम a/b का रेशियो देख रहे हैं तो जो रेशियो आएगा क्या होना चाहिए? देखो a का आप ऊपर रख रहे हो तो a का चार्ज कम होगा, तो इसका मतलब 34 छोटा है ना 39 से, तो 34/39 ये इसका आंसर हम लगा सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि अगर बिना सोल्व करेक्ट करना है आपको तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, जो कि करेक्ट होगा 34/39 यानी कि ऑप्शन 3। बट इसको अब करके देखते हैं कि सोल्व कैसे करेंगे। हम देखिए इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2V। तो अगर मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस लूँ मतलब VA माइनस VB करूँ, VA माइनस VB, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू हमेशा किसके होता है? CV के। और स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू में R। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल को चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा QA अपॉन में CA माइनस QB अपॉन में CB।
इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2। अब देखो शुरुआत में मैं मान लेता हूँ कि इन पर जो चार्ज रहा होगा वो दिया भी हुआ है, क्यू है गिवन है, तो वो क्यू रहा होगा। लेकिन लेट बाद में जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो कुछ चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो मान लेता हूँ क्यू ए जो है उसमें चार्ज पहले कितना था क्यू, और बाद में ट्रांसफॉर्मर जब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ लेट इसमें चार्ज आ गया क्यू। और इसी तरह से अगर इसमें चार्ज प्लस क्यू आया तो उसमें से जो सेकेंड स्फीयर है उसमें से उतना ही चार्ज माइनस करना पड़ेगा ताकि टोटल चार्ज कंजर्व रहे। अब मैंने इसमें प्लस इसलिए किया है क्योंकि एक तो ये हायर टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहाँ पे ये माइनस है तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, तो यहाँ पर चार्ज डिक्रीज होगा माइनस क्यू। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। क्यू ए की वैल्यू कितनी क्यू प्लस क्यू अपॉन में सी ए मतलब कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इसका रेडियस कितना है 2r, फिर माइनस क्यू बी क्यू में क्या लिखूंगा क्यू माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में सी बी हम निकाल लें तो उसके लिए हम रेडियस कितना लेंगे 3 इंटू में r, और ये किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को हम स्मॉल क्यू के टर्म में फाइंड करेंगे। देखो ये हो गया क्यू प्लस क्यू अपॉन में ये 4 इंटू 2 मतलब 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r माइनस क्यू अपॉन में 4 3 से 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r इक्वल टू 2। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू प्लस क्यू अपॉन में 2 माइनस क्यू अपॉन में 3 इक्वल टू 2। अब इसको आप इस तरफ ले जाइए और यहाँ पर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3q प्लस 3q माइनस 2q माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 2 इंटू क्यू इक्वल टू ये 4 इंटू 2 मतलब 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू में रेडियस r। अब देखो 3q में से q माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा q प्लस ये दोनों कितना हो गया 5q प्लस के 5q इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। दूसरे यहाँ पर 2 इंटू 3 पे 6 तो 6 इंटू 2 12 इंटू 4 48 आ जाएगा। q प्लस 5q इक्वल टू 48 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हमें 5q की वैल्यू चाहिए तो 5q विल बी इक्वल टू 48 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस कैपिटल Q की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 73 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, तो Q की वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ पर 48 माइनस 73 25 आएगा। सो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। अभी हमने q कराया, स्मॉल q की वैल्यू क्यों फाइंड करी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी क्यू ए अपॉन क्यू बी की, और हमें ये पता है कि क्यू ए किसके इक्वल है q प्लस क्यू के, और ये q माइनस क्यू के। तो स्मॉल q की वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है 73, कैपिटल Q की वैल्यू 73 और स्मॉल q की वैल्यू कितनी माइनस के 5, तो माइनस के 5 और बाकी तो कॉमन आप लेकर के बाहर लिख सकते हैं पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r अपॉन में, फिर यहाँ पर ये 73 माइनस और माइनस 5 इंटू में बाहर लिख लीजिए पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। तो q अपॉन क्यू भी आ जाएगा 68 अपॉन में 78। अब इसका हाफ कर देते हैं तो ये आएगा 34, ये आएगा 39। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि आप दोनों को ऐड करके भी पता लगा सकते हैं कि रेशो कितना आएगा, और क्योंकि यहाँ पर चार्ज कम रहेगा तो ये 34 अपॉन 39, लेकिन ऐसे सोल्व करने तो उसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 176, कोई चार्ज पार्टिकल है Q और ओरिजिन पर इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है v नॉट इक्वल टू v नॉट आई कैप। उसके बाद ये एक्सीलरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में e नॉट j कैप, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक है। तो अगर मैं पहले ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से, तो x इक्वल टू 0 ये है और x इक्वल टू l ये है। यहाँ से यहाँ तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऊपर की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है e नॉट j कैप। और शुरुआत से ही जो चार्ज पार्टिकल है इस पर जो इसकी स्पीड है वो है आई डायरेक्शन में v नॉट आई कैप। तो देखो जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक पाथ, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो
तो ये होगा पैराबोलिक पाथ इन द डायरेक्शन। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूँ सो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और चीज है कि जैसे हम x ग्रेटर देन l पर जाते हैं तो वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि i डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है i डायरेक्शन में, तो पी आई कैप। अब देखो हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं वेलोसिटी के, एक तो पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से तो ये एक सर्कल पाथ में मूव करता है और पैरेलल की वजह से ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मतलब उसी के पैरेलल मूव करेगा। मतलब कि इसकी दो वेलोसिटी होगी, तो एक तो ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा और साथ ही साथ आगे भी जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे में जो इसका पाथ होगा, जैसे यहाँ पर ये एंटर किया परपेंडिकुलरली, तो अब ये किसी एंगल थीटा से एंटर करा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब ये आगे जा रहा होगा तो एक इसके दो कंपोनेंट होंगे स्पीड के, तो मतलब वेलोसिटी के, तो ये हेलिकल पाथ कवर करेगा। ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंगल थीटा इंक्लाइंड हो मैग्नेटिक फील्ड से तो वो हेलिकल पाथ कवर करता है। तो एक बात तो क्लियर है, ऑप्शन पे चलते हैं। पार्टिकल कंटिन्यू मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, नो। क्या वो सर्कुलर पाथ होगा? सिर्फ नहीं, हेलिकल पाथ होगा। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को हटा देते हैं, अब हेलिकल पाथ होगा। अब इसमें कहा है कि रेडियस कितना होगा, अगर हेलिकल पाथ है भी तो रेडियस कितना होगा। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस अगर हम निकालना चले तो रेडियस mv/qb के इक्वल होता है। देखो आपने पढ़ा होगा जो स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, वो होता है जैसे E इक्वल टू हमेशा bv के इक्वल होता है, तो स्पीड रेशो होता है E/b के। अब मेरे पास यहाँ पर E0 L/b0 v0 और यहाँ पर b0 L/E0 v0 है। अब अगर मैं इसको डायमेंशनली देखो कि रेडियस का फॉर्मूला कौन सा होगा, तो देखो एक बात तो क्लियर कि E/b के किसके बराबर होगा, स्पीड के। जैसे यहाँ पर E/b है, फर्स्ट केस में अगर बात करूं तो E0/b0 है और यहाँ पर L/v0 है। तो E0/b0 का डायमेंशन फॉर्मूला स्पीड के बराबर होगा और v से v कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये कि रेडियस का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो लेंथ के डायमेंशन फॉर्मूला के ही इक्वल होना चाहिए। जबकि अगर मैं सेकंड केस में देखो रेडियस b0 L/E0 इंटू में v0, तो E/b यहाँ पर ये 1/b स्क्वायर हो जाएगा, L हो गया। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा है। तो अगर मैं डायमेंशनल कंसेप्ट लगाऊं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेडियस होगा वो रहेगा E0 L/b0 v0। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, पाथ होगा हेलिकल और रेडियस होगा E0 L/b0 v0। क्वेश्चन नंबर 177, हमें गिवन है कोई स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है b0 अल्फा x, मतलब कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास दो ब्लॉक है कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारी x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, और जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर और एल्यूमिनियम के दो ब्लॉक रखे हुए हैं सेपरेटली वर्टिकली सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल पोजीशन बाय मासलेस स्ट्रिंग अटैच्ड टू रिजिड सपोर्ट। तो इस तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम की दो सेपरेटली प्लेट लटकाई हुई है, या दो ब्लॉक है। अब देखो कॉपर होता है डायमैग्नेटिक, जबकि एल्यूमिनियम होता है पैरामैग्नेटिक, और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो जैसे एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ये हम ये भी कह सकते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तक की तरफ मूव करते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड आई डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल्यूमिनियम तो उसी की तरफ मूव करेगा जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, जबकि जो कॉपर होगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो कॉपर जाएगा -i कैप डायरेक्शन में और एल्यूमिनियम जाएगा i कैप डायरेक्शन में, यानी कि प्लस x एक्सिस में। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखो तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम ब्लॉक मूव टुवर्ड्स माइनस एंड प्लस i कैप रेस्पेक्टिवली। तो यही तो अपना आंसर है कि कॉपर -i कैप में मूव करेगा, एल्यूमिनियम प्लस i कैप की तरफ मूव करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है, तो उनका बिहेवियर भी अलग अलग होगा मैग्नेटिक फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 178 है, ये एनसीईआरटी
में भी क्वेश्चन इस तरह का गिवन है कि एक लूप है हमारे पास जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हैं। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर 3 रीजन है, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। फर्स्ट और थर्ड रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेकंड रीजन में है। देखो, जब भी किसी लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है d∅/dt। जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो जब ये लूप इस तरफ मूव करेगी तो धीरे धीरे इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी कि इसके अंदर से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इट विल वेरी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो जनरेट होगा। लेकिन जब ये लूप पूरी मतलब सेकंड रीजन में होगी कंप्लीटली, तो देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी जब ये कंप्लीटली इनसाइड है। ठीक है, तो उस दौरान इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से 4L मतलब यहां से यहां तक में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां से मतलब L से लेकर के 4L तक जो ईएमएफ होगा, L से लेकर के 4L तक वो ईएमएफ रहेगा 0, बिकॉज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिमेन कांस्टेंट। या कह लो कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है थ्रू दी एरिया वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब चारों ऑप्शन में से ये देखिए L से 4L के बीच में ईएमएफ कहाँ 0 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में L से 4L 0 है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर भी L से 4L ईएमएफ 0 गिवन है, ये ईएमएफ यहाँ पर है। अब यहाँ से L से 4L ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर L से 3L तक 0, लेकिन 3L से 4L 0 नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया आंसर, मतलब ऑप्शन 4 तो करेक्ट नहीं है। दूसरा, हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अंदर ले जा रहे हैं, तो जो फ्लक्स होता है d∅ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है b डॉट एरिया BA। तो देखो एरिया को हम यहाँ पर लिख सकते हैं d/dt, एरिया को हम लिख सकते हैं, इसकी लेंथ लेट स्मॉल l गिवन है तो L इंटू में x। ठीक है, BL को कांस्टेंट लो, ये हो जाएगा dx/dt या फिर BLV माइनस का, ये ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा 0 से मतलब 0 से L के बाद में। तो इसका मतलब ये कि जैसे यहाँ पर ये इंक्रीज करते हुए दिखाया हुआ है ऐसा नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें भी देखो सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड भी कैंसिल आउट हो गए, तो बचा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट कि 0 से L के बीच में वो कांस्टेंट रहेगा, फिर L से 4L 0 होगा, जैसे वो बाहर निकलेगा फिर धीरे धीरे फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसकी वजह से फिर से हमें कांस्टेंट ईएमएफ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये माइनस है क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही होगी, और जैसे ही बाहर आएगा तो फिर से वो डिक्रीज होंगी, तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो बाकी 3 ऑप्शन हटा दिए, जो बचा ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, यहाँ पर आपको 2 LCR ग्राफ गिवन है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कंसेप्ट हम कौन सा लाएंगे। देखें, एक होता है शार्पनेस यानी कि क्वालिटी फैक्टर, जो कि 1/√L/C के इक्वल होता है। इसके अलावा एक होता है 1/ω√LC। ठीक है, जितना ज्यादा ग्राफ शार्प होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब शार्पनेस ऑफ ग्राफ जो है वो इनवर्सली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस में। तो अब बस आप इसमें ये देख लीजिए, 2 ग्राफ दिए हुए हैं, दोनों ग्राफ में से किसकी शार्पनेस ज्यादा। तो अगर आप फर्स्ट ग्राफ को देखो तो जी ज्यादा शार्प है, मोर शार्प है। तो क्योंकि फर्स्ट ग्राफ की शार्पनेस ज्यादा है एज कंपेरेबल टू सेकेंड ग्राफ की शार्पनेस, तो इसलिए जो रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट का वो कम होगा रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड से, R1 विल बी लेस देन R2। अब ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। दूसरा आप एक तरीके से और देख सकते हैं, देखिए जब ये यहाँ पर आएगा, मतलब जब पीक वैल्यू होती है ना करंट की, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω1, इसकी ω2। तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि ω1 जो है वो लेस देन है ω2 से। अब ओमेगा इनवर्सली किस पर डिपेंड करता है, 1/√LC पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√LC L1C1 विल बी लेस देन 1/√L2C2। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √L2C2 विल बी लेस देन √L1C1 या फिर L2C2 लेस होगा L1C1 से। और वही चीज यहाँ पर ऑप्शन 3 में दी हुई कि L1C1 ग्रेटर है L2C2 से, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। दो सिर्फ शार्पनेस के कंसेप्ट लगा करके ही हम आंसर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 180,
Figure shows an AC circuit with power P1 is power consumed in circuit. Resistance R is replaced by an inductor of reactance R. Power is consumed in P2. तो यहाँ पर दो डिफरेंट केस है हमारे पास। पहले केस में पावर, जैसे आप रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस है R, दूसरा रेजिस्टेंस है 2R, तो यहाँ पर जो पावर कंज्यूम हो रही है वो है P1। लेकिन जब इस रेजिस्टेंस R को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस R, तो हमने इसको चेंज कर रहे हैं, पहले इसको रिप्लेस कर देते हैं इंडक्टर R से। इंडक्टर को वैसे L से डिनोट करते हैं और जो इसका इम्पीडेंस होता है उसको XL से, तो वो यहाँ पर R के इक्वल है। और दूसरे रेजिस्टेंस को हमने चेंज नहीं करा है, उसकी वैल्यू कितनी है 2R। तो मैं मान लेता हूँ कि ये केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 में पावर P1 है और केस 2 में पावर है P2, लेकिन वोल्टेज में चेंज नहीं किया है, वो अभी भी E0 sin ओमेगा t है। तो हमें ये फाइंड करना होगा, P1 अपॉन P2 फाइंड करना है, तो हमें करना पड़ेगा कि P1 P2 होगा कितना। तो देखो ये तो सिंपल सर्किट है। P1 पावर के पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन में R, या फिर I² R, या फिर VI। तो ये तो जनरल जब DC सर्किट की बात करें तब ये पावर होती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में जो पावर का फॉर्मूला होता है AC, अगर मैं उसको RMS के टर्म में लिखूं तो वो होता है VRMS IRMS cos phi। cos phi होता है पावर फैक्टर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos phi है पावर फैक्टर। ये किसके इक्वल होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पावर AC में होती है PRMS IRMS cos phi। अब देखो VRMS की अगर हम बात करें तो पीक वैल्यू के, मतलब पीक वैल्यू अगर V0 है तो ये उसके 1/√2 टाइम्स होता है। ऐसे ही जो RMS करंट होता है वो होता है I0 अपॉन में √2। तो पावर का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं पीक वैल्यू के टर्म में। VRMS हो गया V0 अपॉन में √2, ये हो गया I0 अपॉन में √2 इंटू में cos phi। सो वी कैन राइट इट एज V0 I0 मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यहाँ पर 2 आएगा और ये हो गया cos phi। तो एक फॉर्मूला हो गया अल्टरनेटिंग में अगर आपको पीक वैल्यू पता है। तो यहाँ पर हमने E0 जो है ना, ये पीक वैल्यू, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो पीक वैल्यू कितनी E0। और जैसे ये V² अपॉन R है, ऐसे ही हम अल्टरनेटिंग पावर में इसको V0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में Z इंटू में cos phi भी लिख सकते हैं। देखो ये Z कब हम यूज करेंगे, जब एक ऐसा सर्किट है जिसमें इम्पीडेंस भी हो। ठीक है, तो Z क्या है यहाँ पर इम्पीडेंस या नेट इम्पीडेंस। जैसे अगर सर्किट में XL या XC भी जोड़ दिया जाए तब हम Z कैलकुलेट हमें करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई सर्किट है AC सर्किट, लेट उसमें रेजिस्टेंस है R और यहाँ पर है XL माइनस XC, तो उसका जो इम्पीडेंस है उसको Z से डिनोट करते हैं, और जो Z होता है वो होता है √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और जो पावर फैक्टर होता है, जैसे ये मान लीजिए फाई फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो हम cos phi को लिख सकते हैं R अपॉन में Z। R मतलब जो भी रेजिस्टेंस है, R अपॉन में रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस। तो ये तो हो गए सब फॉर्मूले। और देखो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, जैसे कोई है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है, एक्चुअली ये फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्री का, तो पावर फैक्टर होता है 1। कब? जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो। अब P1 निकालते हैं, तो देखो P1 में फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करूँ, यहाँ पर तो सिर्फ ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज यानी कि V0 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू, यहाँ पर हम इम्पीडेंस नहीं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे R इक्विवेलेंट। तो क्योंकि दोनों सीरीज में है तो सीरीज में R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस 2R यानी कि 3R। तो यहाँ पर हम लेंगे नेट इम्पीडेंस की जगह नेट रेजिस्टेंस यानी कि Z, यानी कि R इक्विवेलेंट वो है 3 इंटू में R के। और पावर फैक्टर कितना होता है? पावर फैक्टर होता है 1। तो हमें ये पता चल गया कि जो पावर P1 होगी वो रहेगी V0, आप इसको E0 भी लिख सकते हैं क्योंकि E0 गिवन है तो मैं इसको E0 ही लिख देता हूँ, E0 का स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू में रेजिस्टेंस R। तो ये आ गई हमारी पावर P1। अब पावर निकाले हम सेकंड केस में P2 कितना होगा। तो देखो P2 के लिए हमें इम्पीडेंस चाहिए होगा, पावर फैक्टर भी पता करना होगा। तो पहले हम इम्पीडेंस बता देते हैं।
जेड कितना आएगा। तो देखो जेड के लिए हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताया मैंने, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि एक्सी तो है नहीं, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हैं एक्सएल का स्क्वायर प्लस जो भी रेजिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब एक्सएल किसके इक्वल है, वो है आर के, क्योंकि बोला गया है कि रेजिस्टेंस आर इज रिप्लेस्ड बाय इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस आर, तो एक्सएल तो आर के इक्वल हो गया। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2R, तो इसका स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 2 2 जब 4 होगा तो यहाँ पर आएगा 5R का स्क्वायर या फिर √5R। यानी कि जो इम्पीडेंस होगा इस सर्किट में जब इसको रिप्लेस कर देंगे, जब रेजिस्टेंस को हमने रिप्लेस कर दिया बाय एन इंडक्टेंस, तो तब इम्पीडेंस होगा √5R। और cos फाई यानी कि पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस, सी होगा रेजिस्टेंस कितना 2R, ठीक है, और नीचे आएगा इम्पीडेंस यानी कि Z, तो 2R अपॉन में √5 इंटू में R। तो अब हम P2 निकाल सकते हैं, P2 विल बी इक्वल टू, देखो पावर का फॉर्मूला कितना V0 का स्क्वायर अपॉन 2Z इंटू cos फाई, तो हम V की जगह पर लिखेंगे E0 का स्क्वायर, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अपॉन में 2, इम्पीडेंस कितना है √5R, और cos फाई कितना है 2 अपॉन में √5, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5, तो ये आ गया E0 का स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू में R। तो देखो P1 है E0 का स्क्वायर अपॉन 6R, P2 है E0 का स्क्वायर अपॉन 5R, हमें क्या चाहिए P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। तो यहाँ पर E0 का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप रेशो लेंगे, बचेगा यहाँ पर P1 अपॉन P2 इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन 6, क्योंकि इन्वर्सली है ना, यहाँ पर P2 तो नीचे 5, यहाँ पर P1 के नीचे 6, तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा 5 अपॉन में 6। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, 5 अपॉन में 6।